कभी कभी लगता है पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। दिमाग थक जाता है, मन भटक जाता है। लेकिन याद रखो, जब तुम नहीं पढ़ रहे होते तब कोई और वही सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। आज अगर तुम हार मान गए तो कल तुम्हें दूसरों की सफलता की कहानी सुननी पड़ेगी। लेकिन अगर आज डटे रहे तो कल तुम्हारी कहानी कोई और सुनेगा। पढ़ाई सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, ये अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता है। इसलिए उठो, किताब खोलो और एक पेज आज जरूर पढ़ो, क्योंकि हर पेज तुम्हें तुम्हारे सपने की ओर करीब ले जाता है। याद रखो, जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास बनाता है। आज का लेक्चर आपका किरचॉफ लॉ है। और किरचॉफ लॉ में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि किरचॉफ लॉ क्या है। और साथ साथ बच्चे हम लोग आज इस चैप्टर में ये इस पर आए हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो उस प्रश्नों को सीख करके उस पर आधारित या वो प्रश्न अगर रिपीटेड होंगे तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं किरचॉफ लॉ की। आइए समझते हैं किरचॉफ लॉ क्या है। चूंकि चैप्टर के किरचॉफ लॉ में हमने आपको सबसे पहले इसके पहले वाले लेक्चर में समझा दिया था, किरचॉफ लॉ के इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था, एक बात समझा दिया था कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, जिसे सेल या बैटरी कहते हैं। और वही ऊर्जा का स्रोत परिपथ में धारा को क्या करता है, प्रवाहित करता है। तो किरचॉफ लॉ हमें उसी सर्किट के लिए, परिपथ के लिए, सर्किट के लिए, उसी के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ लॉ दो लॉ है, जिसमें से फर्स्ट लॉ का नाम है संधि नियम। पहले नियम का नाम है संधि नियम, अथवा इसी को बोलते हैं धारा नियम, है ना। संधि नियम अथवा धारा नियम। आइए समझते हैं संधि नियम क्या है। जैसे कि मान लिया जाए कोई परिपथ है और उस परिपथ पे बहुत उस परिपथ में एक ऐसा पॉइंट है जहां से कई तरफ से धाराएं आ रही हैं। कोई धारा आ रही है तो कोई धारा जा रही है ना। कोई धारा आ रही है तो कुछ धारा जा रही है ना। जैसे मान लिया जाए I1, I2, I3, I4, I5। कोई बिंदु ए है, बिंदु ए है, उस बिंदु ए पर कुछ धाराएं, उस परिपथ पर, उस संधि पर धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं। तो होता क्या है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये समझाता है कि किसी भी परिपथ के किसी बिंदु पर, परिपथ के किसी बिंदु पर, पहला नियम ये कहता है परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है या बीजीय योग शून्य होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बिंदु पर हम लोग क्या करें, अगर किसी बिंदु पर धाराओं की बात करें, जितनी भी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं, तो उनका बीजीय योग जिसको बोलते हैं सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, है ना। सिग्मा आई इक्वल टू जीरो ये कहता है कि अगर आने वाली धाराएं प्लस में हैं, जैसे I1, I2, I3 आने वाली धाराएं हैं, तो जाने वाली धाराएं माइनस। बीजी योग ये कहता है कि जाने वाली धाराएं माइनस मिलेंगे, है ना। इसका योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 को अगर ले लें और यहाँ पर लिखें I4 प्लस I5, तो इसका अर्थ क्या है, इसका भी अपना अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि ये जो धारा है वो आने वाली धारा है। तो उस बिंदु पर आने वाली धारा, कौन सी धारा, आने वाली धारा का योग लिया गया है। ये बता रहा है ये समीकरण, इस बिंदु पर आने वाली धारा का क्या है, योग है। ये बराबर होता है जाने वाली धारा का योग, जाने वाली धारा का योग। अर्थात आने वाली धारा
और जाने वाली धारा की बात करें तो किसी भी बिंदु पर जितनी भी धाराएं, जितनी धारा आती है उतनी धारा जाती है। इसी कारण किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, जो प्रथम नियम है या संधि नियम है या धारा नियम है, इसको बोला जाता है आवेश संरक्षण नियम के तुल्य है। आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है। कहीं कभी पूछ ले कि किरचॉफ का केसीएल, किरचॉफ लॉ, हम लोग केसीएल फर्स्ट, किरचॉफ लॉ करंट लॉ, केसीएल इसको बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। तो केसीएल जो है वो क्या होता है, आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है। केसीएल आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है। केसीएल आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है, ये ध्यान रखें। ये बात हुई, हम लोग किसकी बात किए, हम लोग यहाँ पर इसकी बात किए हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है। जैसे बहुत सारी बातें उसमें समझा है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है किरचॉफ लॉ का, उसी पर हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किरचॉफ लॉ जो है वो किस तरह से धाराओं के बारे में बताता है। यदि परिपथ है, उस परिपथ में किसी बिंदु पर कहीं धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, अभी हम लोग परिपथ बनाएंगे और उस परिपथ के किसी बिंदुओं पर धाराएं कैसे आ रही, कैसे जा रही, उसको भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये आवेश संरक्षण का नियम, इसे केसीएल बोलते हैं। अब अगला क्या है, अगले को बोलते हैं केवीएल, है ना, जिसको बोलते हैं लूप नियम, जिसको क्या बोलते हैं, लूप नियम अथवा वोल्टता नियम, अथवा वोल्टता नियम। तो इसको हम शॉर्ट में आगे चल करके केवीएल लिखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर मैं लिखूंगा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वहां पर मैं लिखूंगा क्या, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज लॉ क्या है, देखिए वोल्टेज लॉ का मतलब ये है कि जब कोई परिपथ अगर हम लोग ले लें, मान लिया जाए कोई परिपथ है और इस परिपथ में हम लोग एक, जब भी हम परिपथ क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं प्रतिरोध है, उस रेजिस्टेंस को, है ना, उस रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध, मान लीजिए ये किसी परिपथ में रेजिस्टेंस है, बहुत सारे उपकरण हैं, उन सबको मिला करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को ले जा करके, इस रेजिस्टेंस को ले जा करके जब हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं तो एक बंद मार्ग बन जाता है, इसे बंद पास भी बोलते हैं, बंद मार्ग या बंद पास, बंद पास, है ना, बंद पास। और ऐसा नहीं है कि बंद पास केवल एक ही प्रतिरोधों से, अन्य भी प्रतिरोधों से या किसी अन्य परिपथ में किसी अन्य बंद सेल से भी ये जोड़ सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकता है, ठीक है, सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध। मान लें कोई सेल था, उसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। यहाँ पर ये यहाँ एक सेल है जिसका हम मान लेते हैं कि विद्युत वाहक, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R2। तो ये जो सर्किट हमने बनाया, इस सर्किट में आपको बंद पास दिखाई देंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो उसमें एक चीज खोजेंगे, बंद पास। बंद पास का मतलब बंद मार्ग। वो किरचॉफ ये कहते हैं किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास में हम क्या करें कि हम लोग उस बंद पास में पूरा अगर एक चक्र लगा दें, जहां से मैंने शुरू किया वहां तक अगर हम पहुंच जाएं, पूरा एक चक्र लगा दें, तो बंद पास में एक चक्र आप लगाते हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी बंद पास में या किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, बंद पास में, पास में, किसी बंद परिपथ में या किसी बंद पास में सभी विभव कहाँ उत्पन्न होगा, प्रतिरोधों पर। सभी विभव का बीजी योग, सभी विभव का जो बीजी योग होगा, यहाँ पर जो सभी विभव का बीजी योग होगा वह उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बल या उस पास के विद्युत वाहक बलों की बीजी योग के बराबर होगा। किसी बंद पास में सभी विभव का बीजी योग, उस बीजी योग उसी पास में या परिपथ में, बंद पास में, उसी पास में या बंद पास में, बंद पास में उपस्थित, उपस्थित, उसी बंद पास में उपस्थित किसके, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। जो हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी का अपना क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल
कि बीजीय योग के बराबर होता है, कि बीजीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं आवेश, धारा, विभव सब क्या है, अदिश राशि है, इसलिए इनका जोड़ और घटाना हम लोग क्या करेंगे, साधारण बीजगणितीय नियम से करेंगे। बीजीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। अगर ये बीजीय योग के बराबर होता है तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए इसका ये मतलब ये है कि सिग्मा भी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो सिग्मा ई का मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज, सभी विभवों का प्रतिरोधों पर जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा वोल्टेज देगा, और जो बैटरी होगा उसके पास अपना क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। इन बीजीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, बीजीय योग के बराबर होगा। तो कहने का मतलब जितना विद्युत वाहक लगा रहे हैं उतना वोल्टेज प्रतिरोध पर उत्पन्न हो जा रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज होता है कार्य की आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की एक माप होती है, और कार्य किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा को। इसलिए हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के क्या होता है, तुल्य होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है। ये द्वितीय नियम हो गया किरचॉफ का सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम। तो लगाएंगे कैसे, देखिए अगर हम इसको लूप को ले लें, इस लूप को ले लें, इस लूप को ले लें, इसको मान लें फर्स्ट लूप और इसको मान लें सेकेंड लूप, तो किरचॉफ लॉ ये कहता है कि किसी बिंदु से शुरू करिए और उस बिंदु तक घूमते हुए जाइए और खोजते रहिए, जो जैसा मिले उसको खोजते रहिए। लेकिन खोजते समय क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट, धारा विभव को कैसे लिखेंगे, विभव के लिए विभव का एक कॉन्सेप्ट समझना है और विद्युत वाहक बल का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इसको समझ गए तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। विभव का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि विभव कैसे लेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध लेंगे। लेकिन बीजीय योग के लिए प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, बीजीय योग करते समय प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्लस लेने के लिए बच्चे यदि लूप जो लिया है, लूप की दिशा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में होगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी कंप्लीट हो जाएगा, धारा की दिशा में होगा लूप की दिशा, तो हम लोग प्रति विभव को पॉजिटिव लेंगे। और यदि लूप की दिशा, यदि लूप जो हम ले रहे हैं, हम लोग जब वोल्टेज खोजने चल रहे हैं, वो लूप की दिशा धारा की दिशा के विपरीत होगा, लूप की दिशा धारा के विपरीत होगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, धारा के विपरीत होगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब बात आती है, ये किसकी बात हो गई, भी की। अब हम किसकी बात करेंगे, ई की। इनके चिन्ह को अगर समझ जाएंगे तो समीकरण बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए और हम लोग विद्युत वाहक बल जो लेंगे बच्चे, वो सेल का क्या होगा, ईएमएफ होगा, ईएमएफ ऑफ सेल होगा, ईएमएफ ऑफ सेल होगा। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है, इसको समझने के लिए यदि आपका लूप, ये बैटरी अगर हम मान लें, यदि हम इसको यहाँ पर एक बैटरी ले लें, यहाँ पर प्लस और माइनस, एक इसका टर्मिनल दिखाएं, प्लस और माइनस का टर्मिनल दिखाएं, और लूप की दिशा बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि आपके लूप की दिशा माइनस से प्लस होगा तो आप ई को पॉजिटिव लीजिएगा, ई को क्या करिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। अगर आपके लूप की दिशा माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल, क्योंकि इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन, और जब वोल्टेज गेन होता है तो पॉजिटिव होता है। और यदि आपके लूप की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगा तो ई को आप निगेटिव लीजिएगा। यही कॉमन फैक्टर है। अगर आपके किसके लूप की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर है तो ई को निगेटिव लीजिएगा, और यदि आपके लूप की दिशा माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर है तो पॉजिटिव लीजिएगा। अब आते हैं आपके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आपने यहाँ दो लूप दिखाया बच्चे, है ना, कितना लूप दिखा है, दो लूप। इन दोनों लूपों को समझते हैं। यदि हम लोग बंद पास
फर्स्ट में देखें बंद पास, फर्स्ट में देखें किसमें, बंद पास, फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट बंद पाथ में हमें सिग्मा वी और सिग्मा ई किरचॉफ केवीएल लॉ उपयोग करना। कौन सा उपयोग करना, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर बंद पास फर्स्ट। तो सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई अगर आप यहाँ लेंगे बच्चे, तो सिग्मा वी वोल्टेज खोजते हैं, कैसे खोजेंगे, तो पहला काम ये करिएगा, परिपथ में आप धारा चला दीजिएगा, परिपथ में क्या चला दीजिएगा, धारा की दिशा दिखा दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ा वाला जो टर्मिनल पॉजिटिव समझते हैं, छोटे वाले को निगेटिव पर, और पॉजिटिव टर्मिनल से धारा इनिशिएट होती है बच्चे, पॉजिटिव टर्मिनल से धारा क्या होगी, इनिशिएट होगी। तो हम मान लेते हैं धारा यहाँ से पहले सेल से I1 निकल करके इनिशिएट होगी और दूसरे सेल से I2 धारा इनिशिएट होगी, और ये दोनों मिल करके इस परिपथ से जाने वाली धारा I1 प्लस I2 होगी। जितना ये इनिशिएट करता है अर्थात उत्पन्न करता है, उतना वापस कर लेता है, अर्थात I1 धारा पुनः R2 के रास्ते वापस चली जाएगी। उसी तरह से I2 धारा पुनः I1 R1 के रास्ते I2 धारा क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इस तरह से आप परिपथ में धारा की दिशा को जरूर दिखाइएगा। कहीं कहीं ऐसे होंगे कि आप दिखाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जब वैल्यू आएगी तो अगर आपका दिशा सही है तो पॉजिटिव आएगा, और यदि आप दिशा कहीं दूसरी दिशा में दिखाए हैं तो आई की वैल्यू निगेटिव आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, निगेटिव ये बताता है कि जो हम दिशा माने हैं वह दिशा जो है वास्तविक दिशा नहीं, इसके विपरीत है, ऐसा होगा। तो इसको समझिए, इसको समझने के लिए देखिए बच्चे, तो हम सिग्मा भी लिखना चाहते हैं, सिग्मा भी को लिखने के लिए आप इस परिपथ में प्रतिरोध को खोजेंगे। तो देखिए लूप की दिशा और धारा की दिशा सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे I1 धारा गुणे प्रतिरोध, I1 I2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा कौन, R, I1 I2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा R। आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर एक और प्रतिरोध मिला R2 पर कौन प्रतिरोध, R2 मिला, और इसके साथ धारा कौन मिलेगी, I1, धारा कौन सी मिलेगी, I1, है ना। ये वोल्टेज खत्म, प्रतिरोध खोज लिए, वोल्टेज खत्म। अब विद्युत वाहक बल के पास जाएंगे तो विद्युत वाहक बल जितना होगा सबको हम लोग चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, और चिन्ह लेने का तरीका हमने विद्युत वाहक बल का ही बताया है, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो होगा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस E2 लिखेंगे, E2। अगर आपने दूसरा माना तो प्लस क्या लिखेंगे, E2। बात समझे, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अभी देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो समीकरणों की संख्या क्या होगी, कम या अधिक होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब जितने चूंकि हम लोग बीजगणित में पढ़े, जितनी अज्ञात राशियां होते हैं उतने समीकरण होते हैं, और हम उस समीकरण को हल करने के लिए उन अज्ञात राशियों के मान को ज्ञात करने के उन समीकरणों को हल करते हैं। दूसरे पार्ट में फिर अप्लाई करेंगे केवीएल लॉ बंद पास सेकेंड में, दूसरे परिपथ में फिर वही नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई लगाएंगे, सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई लगाने के लिए वोल्टेज खोजते हैं। तो पहुंचते हैं हम लोग उसके पास जहां पर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध देखिए इस परिपथ में हमने चला और यहाँ पाया प्रतिरोध R1, कितना पाया, R1। लेकिन धारा यहाँ पर कितनी है बच्चे, अगर धारा की बात करें तो प्रतिरोध R1 के साथ धारा कितना, I2। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ प्लस माइनस का समझिए, बंद पास की दिशा इधर है लेकिन धारा की दिशा इधर है, इसलिए इसको किस में लेंगे, माइनस में। किस में लेंगे, माइनस में। ऊपर चलते हैं, ऊपर आए तो फिर R1 प्रतिरोध मिला, और उसके साथ धारा क्या है, I1 प्लस I2 है। लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करते समय चिन्ह चेक करेंगे तो हमारा जो धारा इस दिशा में और हमारा जो लूप है उसके विपरीत दिशा में, तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में। अब आते हैं ई के पास, क्योंकि प्रतिरोध इस परिपथ में खत्म, अब पहुंचते हैं ई के पास। तो कहां सेल लगा वहां पहुंच जाएंगे, और सेल में ये कह रहा है कि हम जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो विद्युत वाहक बल होगा किसमें होगा, माइनस में होगा। और कितना है, E1। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आगे दी रहेगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार इसको लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सब जगह माइनस है, माइनस को हटा दीजिएगा। हटाने के बाद आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा।
हटाने के बाद आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन बन गया, जो सेकेंड इक्वेशन आपका बन गया, इन दोनों समीकरणों में से कुछ राशियां ज्ञात होंगी और कुछ राशियां अज्ञात होंगी। तो अज्ञात राशियों की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो ज्ञात मानों को रख करके अज्ञात मानों को कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहा किरचॉफ, पीछे किरचॉफ संधि नियम, और दूसरा रहा क्या, वोल्टेज लॉ। इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा पिछले वर्षों में, वो आपको हम समझा रहे हैं। इसको, इस कॉन्सेप्ट को आप खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ये आप समझ जाएंगे बच्चे, तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अभी देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए चित्र में, इस चित्र में क्या कह रहा है, इस चित्र में कह रहा है, आप उस क्वेश्चन को देखिए आराम से। इस क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस चित्र में कह रहा है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है इसमें, इसके कहने का मतलब ये है, मतलब क्या है, सॉल्व ही करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, दिए गए चित्र में बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और सी के बीच हमें क्या करना है, विभवांतर निकालना है। और ध्यान रखिएगा, विभवांतर कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो धारा गुणे प्रतिरोध खोज कैलकुलेट करेंगे। धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध। अगर इसमें धारा मिल जाए, क्योंकि प्रतिरोध दिया ही है, प्रतिरोध दिया 60 ओम, यहाँ का रहा 40 ओम, और यहाँ का रहा क्या 20 ओम, और यहाँ का रहा 60 ओम, है ना, और यहाँ का रहा 40 ओम, और यहाँ पर का रहा क्या 20 ओम, है ना। इतनी बात कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर आपको, हम लोगों को पता चल जाए क्या, हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाए धारा, क्या पता चल जाए धारा, तो हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए बैटरी के पास पहुंचते हैं और बैटरी से धारा ले चलते हैं परिपथ, ठीक। बैटरी के पास देखिए, परिपथ में धारा ले जाने के लिए यहाँ पर क्या है, 110 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की है, 110 वोल्ट। तो यहाँ से धारा चलेगी, मान लीजिए आई धारा यहाँ से चल दी बच्चे, है ना। अगर आई धारा यहाँ से चल दी तो धारा आकर के तीन रास्ते, तीनों ओर बट जाएगी। लेकिन एक कॉमन सी बात समझिएगा कि अगर प्रतिरोध समान होता है ना किसी परिपथ में, तो धाराएं बराबर जाती हैं, धाराएं बराबर जाती हैं। अभी ज्यादा आप I1 I2 I3 लिख देंगे तो कंफ्यूजन होगा, उससे बचने के लिए ध्यान समझिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर I1 अगर धारा जा रही है, पक्का यहाँ I1 ही जाएगा। क्यों I1 जाएगा, क्योंकि इस श्रेणी क्रम में वही प्रतिरोध है, सी, आपको ए से सी तक पहुंचना है, तो 60 ओम यहाँ भी झेलेंगे और 60 ओम यहाँ भी झेलेंगे, इसलिए वही धारा चलेगी I1। और यहाँ मान लेते हैं कितनी धारा जाती है, I2, है ना। तो अगर I2 जाती है तो थोड़ी देर के लिए हम सोचें, फिर I1 और I2 यहाँ पहुंचेंगे, ये I2 यहाँ पहुंचेंगे, और दोनों मिल करके इसमें जो धारा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2I1। कितना धारा हो जाएगा, 2I1। इसी को समझना बच्चे, जब तक आप धारा को आप सही से प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन जल्दी लगेगा नहीं। इसलिए इसी को समझिए, धारा को, धारा का प्रवाह। अगर रेजिस्टेंस अलग होता तो हम धारा अलग अलग ले जाते, और जितना ज्यादा अज्ञात मान होता उतना ज्यादा समीकरण बनता। उसी से बचने के लिए हम कम अज्ञात मान रख रहे हैं, ताकि समीकरण ज्यादा हल न करना पड़े। एक चीज और ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में विभव समान होता है। समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। तब ए बी पर विभव, चूंकि लिखेंगे सॉल्व करते समय, सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं, लिख देते हैं ए बी पर विभव, हमें पूरा यहां से यहां तक जो वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज, देखिए ए बी वोल्टेज देखते हैं हम। ए बी पर जो विभव लेंगे, ए बी पर विभव वो क्या होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, इसके समांतर क्रम में है ना, इसलिए ए बी पर विभव जो होगा वो 110 वोल्ट का होगा। समांतर क्रम में है, इसलिए ए बी पर विभव कितना होगा, 110 वोल्ट होगा। अब समझते हैं, अगर यहाँ ए बी पर विभव 110 वोल्ट है तो अन्य पर विभव कितना होगा। अन्य पर विभव देखने के लिए ध्यान यहाँ देखिएगा, हम लिख सकते हैं, जितना जल्दी सॉल्व करें, हम यहाँ केवीएल ला लगाते हैं, केवीएल, है ना, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो इस लूप में पूरा घूम लेते हैं, इस लूप में पूरा घूम लेते हैं, ऐसे बनाएंगे और मान लेते हैं फर्स्ट लूप। तो केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज ला फॉर फर्स्ट लूप, फॉर फर्स्ट लूप, पहले लूप के लिए किरचॉफ वोल्टेज ला फॉर फर्स्ट लूप। पहले लूप के लिए अगर हम किरचॉफ के वोल्टेज ला को लगा रहे हैं तो देखिए, हम लोग जानते हैं धारा गुणे प्रतिरोध, धारा इधर चल रही है, प्रतिरोध भी उधर है। कौन सी धारा चल रही है, I1, है ना। और यहाँ से आकर के यहाँ जब घूम रहे हैं
तो धारा कितनी चलने लगी, प्रतिरोध कितना 20 ओम, और धारा कितनी है 2i1, कितनी है 2i1। और ये जो धारा 2i1 है बच्चे, ध्यान समझिए, यहाँ से जो धारा 2i1 है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम 40 ओम को थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि ये जो 40 ओम पर वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। अगर नहीं लेते तो इस पर भी वोल्टेज लगा करके जीरो के बराबर करते, जीरो के क्या करते हैं बराबर। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो ये जो 10 वोल्ट है वो 40 गुणे I2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 40 गुणे I2। अगर नहीं समझ में आ रहा KVL ला 40 40 40 का मतलब माइनस में 40 गुणे I2, माइनस में क्यों, क्योंकि हमारा जो लूप है उसके विपरीत में धारा है, विपरीत में क्या है धारा है, और ये इक्वल टू 0, क्योंकि इस बंद पास में कोई भी बैटरी नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल कितना लिखेंगे 0। क्योंकि हमने कहा सिग्मा V बराबर क्या रहे, सिग्मा E, V को हमने खोज डाला इस परिपथ में, और ये क्या हो गया सिग्मा E है ही नहीं, तो उसकी जगह पर क्या लिखें 0 लिख दें। अच्छा, अब 0 लिख दें तो सॉल्व करते हैं, ये कितना दे 20 दूनी 40 60 100, कितना हो गया 100i1, और इसको लिख सकते हैं 40i2, और 40i2 की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है कितना 110 वोल्ट, कितना पढ़े 110 वोल्ट, तो 100i1 का मान हो गया। तो i1 की वैल्यू यहाँ बच्चे मिल जाएगा, हम लोगों को 100 से भाग देंगे तो 1.1 एम्पियर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1.1 एम्पियर। जब धारा पता हो जाता है, जब धारा पता हो जाता है तो प्रतिरोध से के साथ गुणा करके वहाँ वोल्टेज पता कर लेते हैं, वहाँ वोल्टेज पता कर लेते हैं। तो AC के बीच विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए हमको AC के बीच विभवांतर बच्चे। तो अगर हम AC के बीच विभवांतर देखना चाहते हैं, यही हमका आंसर है, AC के बीच विभवांतर, AC के बीच AC के बीच विभवांतर चाहिए। अगर हम AC के बीच विभवांतर कैलकुलेट करें तो AC के बीच जो विभवांतर है वो धारा 1.1 और प्रतिरोध AC के बीच कितना है 60, तो 11 छक्का 66 660 होगा, और एक अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा विभवांतर 66 वोल्ट, कितना मिल जाएगा 66 वोल्ट। समझ में आई बात। तो ये देखिए हमने प्रयास किया कम से कम समीकरण बने, और हमने अप्लाई किया किसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। कहीं KCL लगाएंगे, जहां जरूरत होगी KCL की KCL लगाएंगे, और जहां वोल्टेज की जरूरत होगी वहां क्या लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चे मेहनत करिए, बच्चे जी तोड़ मेहनत करिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि जब आप सफल हो ना तो आपकी आगे पीछे लोगों की लाइन लग जाए, कतारें लगे, कैसे किया कैसे किया। तो कुछ होता नहीं है बच्चे, जब तक आप किसी जैसे आप ये सोचेंगे कि नहीं किताबों के पास जाएंगे या अन्य जगह गाइड वाइड लेंगे तो वो चीज़ें आपको समझाएंगी नहीं, और समझ में भी आएगा तो भूल भी जाएगा। लेकिन अब जब आपको जो ये चीज़ें कंटेंट दिए जा रहे हैं, इसको बार बार रिवाइज करिए, उसको समझने का प्रयास करिए, कॉपी पेन के साथ लगाने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे कि उसी तरह के एक दो क्वेश्चन अपने से लगाने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब एग्जाम बैठेंगे तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वही अच्छा लिखता है, रटने वाला अच्छा नहीं लिखता बच्चे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दिए गए परिपथ में किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, BD के बीच विभवांतर, B और D के बीच विभवांतर चाहिए बच्चे। अभी देखिए मैंने प्रश्न को आपको समझाया कि विभवांतर तभी अगर इसमें धारा मिल जाए तो हम विभवांतर कैलकुलेट कर देंगे, इसमें बहने वाली धारा अगर मिल जाए तो विभवांतर कैलकुलेट कर देंगे। और 3 वोल्ट वाली सेल में धारा, तो अब धारा मिलेगा ही, वो बता देगा कितनी धारा जाएगी। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सीधे से समझिए। हम इस परिपथ में देख रहे हैं, यहाँ भी सेल लगा, यहाँ भी सेल लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लगाएं, सबसे पहला काम आप एक किसी धारा में क्या करिए, 2 वोल्ट का है और 1 वोल्ट का है, तो मान लीजिए दोनों मिला करके कुल कितना धारा दे देते हैं, दोनों मिला करके I1 धारा दे देते हैं। कितनी धारा दे देते हैं, I1 धारा दे देते हैं। अब ये जो I1 धारा दे रहे हैं, यहाँ देखिए रेड पेंसिल लेते हैं, अगर I1 धारा दे रहे हैं तो I1 धारा यहाँ तक आएगी D बिंदु तक। उसी तरह से हाई जो मिला करके मान लेते हैं टोटल I2 धारा दे देते हैं। कितनी धारा दे देते हैं, I2। हम अपने से मान रहे हैं, बाद में मैं अभी एक बात बताया, अभी वैल्यू आए और वैल्यू आने इससे क्या मिलेगा, धारा की दिशा को लगा देने से, लूप को बना लेने से आप किरचॉफ वोल्टेज लगा पाएंगे। बाद में जो वैल्यू आएगी वो बताएगी कि जो धारा की दिशा वो किधर है,
वो चिन्ह में आएगा। अगर प्लस आया तो आपने सही माना, अगर माइनस आया तो इसका मतलब मानी गई वैल्यू उसके विपरीत होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों धाराएं मिल करके I1 प्लस I2 यहाँ गुजर जाती हैं और गुजर करके बी बिंदु पर पहुंचती। जितना धारा ये दिया था I1 इधर से निकल जाएगा और I2 इधर से निकल जाएगा। जितना इनिशिएट हुआ उतना क्या होगा, परिपथ में पूरा का पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। जितना इनिशिएट हुआ परिपथ में उतना का उतना क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक, आइए समझते हैं। अगर इनिशिएट और टर्मिनेट हो गया तो आगे क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते समय केवीएल लॉ लगाएंगे। केवीएल लॉ, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट लूप, और फर्स्ट लूप में हम चलते हैं खोजने, ढूंढने चलते हैं किसको, प्रतिरोध को और धारा को। केवीएल लॉ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग सर्च करेंगे किसको, फॉर फर्स्ट लूप। केवीएल लॉ, केवीएल लॉ फॉर फर्स्ट लूप, फॉर फर्स्ट लूप। और केवीएल लॉ फर्स्ट लूप के लिए कहता है कि आप सिग्मा वी को जोड़िए और ये सिग्मा ई के इक्वल करिए, सिग्मा ई के इक्वल करिए जितने भी हैं। ठीक, अब सिग्मा भी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए प्रतिरोध 2 ओम है और धारा क्या है, I1। 2 ओम के साथ गुणा कराएगा, 2 के साथ कौन गुणा कराएगा, I1, है ना। और उसी तरह से प्रतिरोध यहाँ पर भी खोजें, 1 के साथ कौन गुणा कराएगा, 1 ओम के साथ गुणा कराएगा कौन, I1। तो ये हो जाएगा I1। ठीक, प्लस अब ये सर्किट इधर जा रहा है, इसमें 2 ओम के साथ कौन गुणा कराएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 गुणा कराएगा। और ये कुल मिला करके अब बैटरी सर्च करते हैं। प्रतिरोध खत्म, बैटरी को सर्च करते हैं। बैटरी देखिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर देखिए निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जा रहा है, निगेटिव सिरे से पॉजिटिव, इसलिए +2 लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, फिर एक बैटरी मिली जिसके पॉजिटिव सिरे से कहाँ जा रहा है, निगेटिव सिरे की जा रहा है, इसलिए इस किस में लेंगे, माइनस में। किस में ले लेंगे इसको, माइनस में। अब समीकरण को आगे बढ़ाते देखिए, 2I1 3I1 और ये 2, 5I1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5I1। अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2I2 और इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचेगा। इस समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, 1। अब सेकेंड लूप में चलते हैं बच्चे। उसी तरह से एक लूप लेंगे, सेकेंड लूप, और सेकेंड लूप में सर्च करते हैं हम लोग क्या, सेकेंड लूप में वही केवीएल सेकेंड लॉ लगाते हैं। फिर लिखेंगे केवीएल लॉ, केवीएल लॉ फॉर किसके लिए, सेकेंड लूप। केवीएल लॉ फॉर सेकेंड लूप कौन सा, सिग्मा वी इक्वल टू सर्च करना सिग्मा ई, सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई। आइए समीकरण देखते हैं। इसमें देखिए धारा और लूप एक दूसरे के विपरीत है, तो धारा और लूप एक दूसरे के अगर विपरीत है ना, तो धारा कौन है, I1 प्लस I2 है, और वहां प्रतिरोध कौन है, 2 ओम है, विपरीत है तो क्या लेंगे, माइनस में। माइनस में किस में लेंगे, माइनस में। यहाँ पर भी आ रहे हैं तो 3 ओम पर भी धारा 3I2 तो होगा, वोल्टेज तो हो जाएगा 3I2 हो जाएगा, लेकिन विपरीत होने के नाते क्या होगा, माइनस में। यहाँ पहुंचते हैं, धारा और लूप विपरीत है, तो यहाँ धारा कितना, I2 और प्रतिरोध 1 है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, I2। वोल्टेज कितना हो जाएगा, I2। धारा प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज देता है। अब हम सारे प्रतिरोधों, तीनों जगह प्रतिरोध था, तीनों का वोल्टेज लिख लिए। अब हमारे पास सेल कहाँ पर है, सेल में देखिए हम लोग देखिए इस सेल में पॉजिटिव, निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और इस सेल में पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर जा रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। अगर इतना हो गया, अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा माइनस सब जगह है, इस माइनस को उस साइड में भेज दे रहा हूँ तो आसान हो जाएगा। और 2I1 और I1 कहीं है नहीं, तो 2I1 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, 2I2 और 3I2 और एक 2 3 2 5 1 6I2, कितना हो गया, 6I2 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2, चिन्ह भी उधर गया तो -2, चिन्ह भी उधर गया तो क्या लेंगे, -2। फिर समझ लीजिए I1 I2 2I2, ये वोल्टेज मैंने लिखा, ये भी यहाँ के वोल्टेज मैंने लिखा, वहां का भी वोल्टेज मैंने लिखा। I1 माइनस में, माइनस चिन्ह को मैंने उस साइड में भेज दिया है, और यहाँ पर 2I1, यहाँ 2 2 3 5 5 1 6 इक्वल टू 2। अब 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो I2 प्लस 3I2 इक्वल टू -1, इक्वल टू -1, कितना आया, -1। अब ये कितना हो गया, वैसे -1 I2 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आप बीजगणित में समीकरण हल करना सीखे होंगे, समीकरण को हल करना सीखे होंगे। तो समीकरण अगर हम 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को ध्यान समझिए, समीकरण 1 और 2 में 1 को विलोपन करें, 1 का क्या करें, विलोपन करें। तो कैसे विलोपन करेंगे बच्चे, हम विलोपन करने जा रहे हैं, तो मान लिया जाए कि ये कितना I1 है ना, ये I1 है बच्चे। ठीक,
अगर यहाँ I1 है कितना, यहाँ 5i1 है, पहला समीकरण जो है 5i1 है और 2i2 है इज इक्वल टू 1 है, तो दूसरे समीकरण में 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5i1 प्लस 15i2 इक्वल टू -5, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो माइनस प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं घटाते समय। अर्थात हमने समीकरण 1 के साथ ऑपरेशन किया है, दूसरे समीकरण में 5 से गुणा करके घटा रहे हैं, दूसरे समीकरण में 5 से गुणा करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इस समीकरण में देखिए ये I1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 15 है, 15 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्या आएगा 13i2, और यहाँ पर देखिए +5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, I2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गया 6/13, 6/13, 6/13, माइनस भी इधर आएगा 6/13 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो गई 6/13 एम्पियर। अगर पक्षांतर कर देंगे तो हमें I1 भी चाहिए, I1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो किसी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ रख दूं अगर, तो I1 की वैल्यू I1 + 3i2 बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं -1, समीकरण क्या पढ़े, I1 + 3i2 बराबर -1। अगर इस समीकरण में हम लोग रख दें तो यहाँ पर I1 बराबर 3i2 का मतलब 6×3 18, और उस पक्ष में जाएगा तो प्लस 18/13, 6×3 18/13। अब -1 पहले से है तो 13 जाएगा तो 5/13, 5/13, 13 इसमें जाएगा तो 5 बचेगा, 5/13 एम्पियर, 5/13 एम्पियर। ये I1 और I2 का मान कैलकुलेट कर लिया, I1 और I2 का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। अब प्रश्न को समझते हैं। धारा जब कैलकुलेट कर लिए तो पूछ रहा है BD के बीच विभवांतर, BD के बीच विभवांतर, और विभवांतर को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको समझाया था कि धारा गुणे प्रतिरोध लिखते हैं। तो BD के बीच विभवांतर, BD के बीच विभवांतर चाहिए, तो BD के बीच विभवांतर कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम लोग जानते हैं धारा गुणे, धारा I1 + I2 वहां बढ़ रही है, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध देखिए, प्रतिरोध यहाँ 2 ओम है, प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, और I1 की वैल्यू आपने कहा कितना 5/13, 5/13 एम्पियर, 5/13 एम्पियर, ठीक। और I2 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू कितना -6/13, -6/13, और गुणे कितना लेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए I1 I2 की जो वैल्यू आई, I1 I2 की वैल्यू जो आई, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें, ये माइनस में है, तो मैंने एक चीज और बताया था कि क्या है धारा, देखिए यहाँ पर एक बात पीछे मैं बार बार बता रहा था कि धारा की दिशा ले लीजिएगा, अगर चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है विपरीत आ जाएगा, तो इसका मतलब जो धारा की दिशा मैंने ऐसे माना था वो ऐसे ना करके ऐसे है, इसका मतलब धारा I2 धारा ऐसे जा करके आएगी, I1 से टकराएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्रभावित करेंगे, तो प्रभावित करेंगे तो कुल मिला धारा इतना ही बहेगा। कितना बचेगा -1/13 गुणे 2, तो कितना आया -2/13 वोल्ट, कितना आया -2/13 वोल्ट। ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए बच्चे, प्रश्न को सॉल्व इतना आसानी से नंबर नहीं मिल जाते हैं, जब तक आपका आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर देंगे, अच्छे से लगा नहीं देंगे, तब तक नंबर आसानी से मिलता नहीं है। और सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए न्यूमेरिकल पर, न्यूमेरिकल अगर आपका अच्छा है तो बहुत सारे नीट जेई के एग्जाम जब आप देंगे तो न्यूमेरिकल से ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्चुअल पे जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस हैं वो किस पर डिपेंड करें, न्यूमेरिकल पर। 3 वोल्ट वाली धारा, तो 3 वोल्ट की बैटरी देखिए यहीं पर है, और इसमें I2 धारा चल रही है, तो 3 वोल्ट की में धारा कितना लिखेंगे, दूसरे का आंसर लिखेंगे 3 वोल्ट की बैटरी में धारा, 3 वोल्ट की बैटरी में धारा। अगर 3 वोल्ट की बैटरी में धारा बताना चाहें तो I2 धारा चल रहा था, I2 धारा कितना है, ये I1 की वैल्यू, I2 धारा कितना -6/13, तो 6/13 एम्पियर लिखेंगे, 6/13 एम्पियर। तो 3 वोल्ट की बैटरी में भी धारा आप बता दिए 6/13 एम्पियर। मैक्सिमम यही होता है किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन में बटे फ्रैक्शन ऑप्शन में आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, जब फ्रैक्शन आने लगे, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आने लगे, बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन के रूप में आंसर आते हैं, तो आप घबराइएगा मत, आता है इसमें, ठीक। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा 2023 में क्वेश्चन। देखिए अगर क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो हम पढ़ाते ही नहीं, पढ़ा इसलिए रहे ताकि आप उन क्वेश्चनों को जान लीजिए और
फैक्टों को जान लीजिए। क्वेश्चन आखिर देखिए, चाहता तो मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कर देता और फैक्ट नहीं बताता, तो आप क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए दो चीजें आपके साथ हो रही हैं। पहली बात तो परिभाषा भी क्लियर हो रहा है, और दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आप क्लियर कर रहे हैं। तो दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1 R2 R3 में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। R1 R2 और R3 में प्रवाहित धारा ज्ञात करना। ठीक है बच्चे, R1 R2 तथा R3, देखिए यहाँ R1 है और यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। धाराएं ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले चलेंगे किसके पास, किरचॉफ लॉ के पास। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि आप अगर परिपथ कंप्लीट है तो वहां से धारा चलाइए। मान लिया जाए कि यहाँ से धारा I1 चलता है, कितना चल रहा है, I1। ठीक, अच्छा R1 है तो R1 के पास I1 चलाते हैं। चलिए यही चला लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं I1 धारा चलती, I1 धारा चली, इनिशिएट हुई पॉजिटिव सिर्फ यहाँ तक पहुंची। और जंक्शन पर क्या होता है, जंक्शन पर एक काम करिएगा, 30 वोल्ट के, यहाँ से मान लेते हैं I2 धारा चली, यहाँ तक आ गई है ना। अब I1 धारा यहाँ तक जब पहुंचेगी और यहाँ से I2, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, और दोनों यहाँ से I1 प्लस I2 मिला करके चलाएंगे, क्योंकि दोनों से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आने वाली धारा या I की वैल्यू, जो हम लोग यहाँ I धारा अगर चला देंगे तो I की वैल्यू कितनी होगी, I1 प्लस I2। अब जितना धारा वो इनिशिएट करता है बच्चे, वो टर्मिनेट कर लेता है, मतलब वापस आ जाता है इसमें। I1 इधर चला जाता है, पुनः I2 इधर चला जाता है। अर्थात I2 इधर चला है, किधर से, 10 ओम से जाते हुए I2 पुनः बैटरी के पास वापस चला गया। तो ये सब की सब धारा की दिशा आपको जानना जरूरी होता है, तभी जाकर के आप धारा की दिशा जब आप दिखा देंगे तो केवीएल लॉ आप आसानी से लगा पाए। मैंने दिखा दिया, इसी तरह से आप भी दिखाइएगा। आइए केवीएल लॉ को लगाते हैं। फर्स्ट लूप हम लोग लेते हैं यहाँ पर, है ना, और इसी लूप में खोजेंगे, किसको खोजेंगे, सारे जगहों पर हम पहले V को खोजेंगे, उसके बाद उस परिपथ में E को खोजेंगे। तो सॉल्व करते समय बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई केवीएल लॉ, फर्स्ट लूप में सिग्मा E को, V को खोजिए और उसको सिग्मा E के क्या करिए, इक्वल कर दीजिए। तो हम खोज रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ है 10 ओम, और उसमें धारा कितना, I1, तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पर 10 I1, और क्या होगा, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि जो धारा की दिशा है वही क्या है, लूप की दिशा है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए फिर 10 ओम मिल गया, 10 ओम में कितना धारा चला, I1 प्लस I2, ये वोल्टेज हो गया, और इनका बीजगणितीय योग लेना है। तो यहाँ पर जो लूप की दिशा है वही धारा की दिशा, प्लस मिलेंगे, यही चिन्ह समझना है। अब हम आते हैं, प्रतिरोध खत्म हो गया, किसके पास, बैटरी के पास। बैटरी में हमारा जो लूप है पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की इनिशिएट कर रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन को पॉजिटिव लिखते हैं, कितना हो जाएगा 10, समझे। अब जोड़िए 10 I1 कितना हो गया, 20 I1, कितना हो गया 20 I1, और यहाँ पर कितना 10 I2 इज इक्वल टू कितना 10। समय 10 से भाग दे दें तो मिल जाएगा हम लोग को 2 I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 1, है ना, समीकरण नंबर 1। अब अगला देखते हैं सेकेंड लूप, किसके लिए देखते हैं, सेकेंड लूप को। अब इस सेकेंड लूप में भी हम लोग एक लूप बना लेंगे और उस लूप के अनुसार चलेंगे, है ना। किसको लेंगे, V को और E को। बाई केवीएल लॉ किसमें, सेकेंड लूप केवीएल लॉ सेकेंड लूप, और ये किस में लिए है, पास लूप, मतलब पास, बंद मार्ग। अब यहाँ पर भी लेंगे, खोजते हैं, सिग्मा V इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ पर हम लोगों को प्रतिरोध कितना है, 10 ओम का है, और उस 10 ओम में धारा कितनी है, I1 प्लस I2 धारा चल रही है। I1 प्लस I2 धारा की दिशा इस लूप के विपरीत है, इसलिए इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। पुनः यहाँ आते हैं, एक रेजिस्टेंस फिर 10 ओम का है, और इसके साथ कितना धारा है, I2 धारा है, तो वोल्टेज ये पता चल गया। लेकिन जो धारा की दिशा आएगी वो लूप के विपरीत होगा, इसलिए इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अब माइनस में लिए, तो अब आते हैं किसके पास, हम लोग आते हैं E के पास। E देखिए यहाँ पर हमारा जो लूप है पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर जा रहा है, इसलिए किस में लेंगे, माइनस में। आप एक चीज कॉमन देखिए, सब जगह माइनस है, तो माइनस आपस में क्या होगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू। तो 10 I1 और यहाँ पर 10 I2 और 10 I2 कितना 20 I2 बराबर यहाँ कितना 30, है ना, 30 हो गया। 10 से भाग दे देंगे तो हम लोग को I1 प्लस 2 I2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3।
ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हल करने का सबसे अच्छा तरीका, एक को विलोपन कर दीजिए। तो मान लीजिए हम I2 को विलोपन करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दे रहे हैं, 2 से गुणा करा दे रहे हैं, और उसमें से हम लोग घटाने जा रहे हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में 2 से अगर हम गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4I1, कितना हो जाएगा 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, है ना। और यहाँ मैंने इसको केवल घटाया है, इस अर्थात I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है चिन्ह बदल दीजिए, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, लेकिन सब जगह प्लस है तो सब माइनस में चेंज हो गए। अब चेंज हो गए तो यहाँ से देखिए 2I2 कट गया है, कैंसिल आउट हो गया, केवल बचा I1। कितना बचा I1, यहाँ पर कितना था I1, ठीक। अब यहाँ से कितना बच जाएगा 3I1 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 में से 3 जाएगा कितना आएगा -1। तो हम लोगों को I1 की वैल्यू कितनी मिल गई -1/3 एम्पियर। देखिए माइनस का मतलब ये है कि जो हम लोग धारा की दिशा माने हैं वो उसके विपरीत है, I1 की दिशा जो है उसकी क्या है विपरीत है, यही ध्यान देना है, ठीक। अब आपके पास क्या बचा, अब हमको चाहिए I2, क्या चाहिए I2, I1 तो हो ही गया, हम लोगों को चाहिए I2। तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में जैसे I2 चाहिए तो I2 का मान 1 - 2I1 हो जाएगा, 2I1, और I1 की वैल्यू हमने पढ़ा है -1/3, माइनस माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 5/3, 5/3। तो I2 की वैल्यू मिल गई हम लोगों को 5/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी मिल गई 5/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी मिल गई 5/3 एम्पियर। अब हम लोगों को कह रहा है प्रवाहित धाराएं बताना है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर R1, R2 और R3। तो R1 में कौन सी धारा चल रही है I2, कौन सी धारा चल रही है I2। तो I2 का मान कितना है 5/3 एम्पियर, कितना है 5/3 एम्पियर। तो चलिए सारे का उत्तर लिखते हैं। तो R1 में धारा, R1 में धारा, R1 में धारा कितना है I2 है, और I2 की वैल्यू कितना है 5/3 एम्पियर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है R2 में धारा, तो R2 कहाँ पर है, R2 यहाँ पर है। तो R2 में जो धारा होगा, R2 में धारा हम लोग देख रहे हैं I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है ना। लेकिन I1 प्लस I2 में वैल्यू रख दें तो एक है कितना 5/3, तो एक है कितना -1/3। अगर हम लोग रख दें इसमें 5/3 -1/3 और 5/3 रख दें तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4/3 एम्पियर। कितना हो जाएगा 4/3 एम्पियर, ठीक। अब हमको पूछ रहा है R3 में धारा, R1, R2 और R3 में धारा। तो R3 में धारा अगर निकालना चाहते हैं तो R3 में धारा चल रही है I1, और I1 की वैल्यू कितना 1/3 एम्पियर। तो R3 में जो धारा बनाएंगे वो कहेंगे 1/3 एम्पियर। जो माइनस है ना वो दिशा दिखाता है, वो आप जो दिशा माने हैं उसके वो बताना चाह रहा है कि जो मानी गई दिशा है उसकी क्या है दूसरी तरफ है या विपरीत है। समझ जाइए बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आइए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन कौन से पूछे हुए हैं, और भी क्वेश्चन पूछे हुए। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद तो हम लोग केवीएल को कंप्लीट कर लेंगे। निम्न परिपथ में ये आप लगा करके इसका आंसर देंगे। एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये देखिए वही केवीएल लॉ लगाइए, और केवीएल लॉ लगाने के बाद पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, I3 का मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए I3 है, I3 धारा का मान पूछ रहा है, और ये कह रहा है 8 वोल्ट है, 6 वोल्ट या 28 में 54 है 12 वोल्ट, है ना। I3 का मान पूछ रहा है, कुछ करिएगा। मान लिया जाइए यहाँ से, ये मान लीजिएगा यहाँ से I1 चल रहा है, और I1 यहाँ चल करके आएगा, और यहाँ से मान लीजिएगा I2 चल रहा है, तो I2 यहाँ तक चल करके आएगा। तो यहाँ पर टोटल I3 प्रवाहित हो रहा है। I3 की वैल्यू जो होगी वो I1 प्लस I2 की क्या होगा इक्वल होगा। I3 की वैल्यू कितना होगा, जितना आएगा उतना जोड़ डालेंगे, ठीक। तो I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 की क्या होगा इक्वल होगा बच्चे। अब यहाँ फर्स्ट लूप बनाइएगा और इसको सेकेंड लूप बनाइएगा, और फर्स्ट लूप और सेकेंड लूप ये I3 की जगह पर I1 प्लस I2 जरूर रख दीजिएगा, ताकि दो अज्ञात राशियां रहें और दो समीकरण रहें, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब जो मैंने फर्स्ट लूप सेकेंड लूप का तरीका बताया उस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हमको लगे कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
थोड़ा सा ये देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वोल्ट तथा 8 वोल्ट की दो बैटरियां जिसके आंतरिक प्रतिरोध 4 वोल्ट तथा वो 2 वोल्ट की बैटरियां जिसके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम व 2 ओम है। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध भी लेकर के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये घबराने की जरूरत नहीं, ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। ये जो है यहाँ से 4 ओम, एक वो 4 वोल्ट की बैटरी का 1 ओम है, और 8 वोल्ट की बैटरी का प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है। एक परिपथ 9 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। प्रश्न बड़ा है लेकिन देखिएगा अभी आंसर कैसे चलेगा। जुड़ा है जैसा कि चित्र में देखा, बिंदु P और Q के बीच धारा एवं विभवांतर बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं कि यहाँ से धारा जो चल रही है वो I धारा चल रही है। I धारा इनिशिएट हो रही है और जाकर के I धारा फिर टर्मिनेट हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको मान लिया। चिन्ह अपना वो देगा, जो भी होगा प्लस में आएगा तो सही मैंने दिशा माना, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कोई नहीं, केवीएल ला लगा लीजिए, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर कर लीजिए। तो फॉर बाय केवीएल ला, बाय केवीएल ला, केवीएल ला ये कहता है कि सिग्मा भी को ढूंढिए और सिग्मा ए के इक्वल कर लीजिए। चिन्ह को पीछे जो बताए गए हमने नियम बताया उसी नियम से चिन्ह लीजिएगा। आइए समझते हैं, हम सबसे पहले भी को खोजते हैं। देखिए I1 धारा, यहाँ से चलिए यहाँ चलते हैं, तो 2 ओम के साथ धारा कितना I है, फिर 1 ओम के साथ धारा कितना I है ना, I है, तो I हो जाएगा वोल्टेज। और यहाँ देखिए 9 ओम के साथ धारा कितना है I है, तो 9I हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9I। ये सारा 3 जगह पर रेजिस्टेंस था, 3 जगह पर वोल्टेज मैंने लिख लिया क्योंकि लूप के डायरेक्शन में धारा का डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव लिया। अब यहाँ समझते हैं, फिर अगर लूप को देखें तो ये देखिए पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है इसलिए इसमें क्या होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। अब देखिए 9 2 11 1 12I है ना, ये किसके बराबर हो गया 4 के, तो I की वैल्यू कितना है 4/12, 4/12 जिसको क्या बोलेंगे 1/3 एम्पियर। क्या बोलेंगे 1/3 एम्पियर। कितना हो गया 1/3 एम्पियर। तो पहला आंसर आपको मिल गया, धारा पूछा था, दूसरा विभवांतर पूछ रहा है। तो देखिए विभवांतर के लिए आपको इतने बड़े लूप की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो जो 9 ओम पर होगा ये पूरे दोनों सेल के दोनों बिंदुओं के बीच होगा। तो PQ सिरे पर विभवांतर, सिरे पर PQ सिरे के बीच विभवांतर, बीच जो विभवांतर होगा वो कैसे निकालेंगे, वो विभवांतर आपको अगर कैलकुलेट करना है तो जो धारा है I में प्रतिरोध का गुणा करा दें, जो यहाँ होगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा। तो 1/3 गुणे 9, टोटल मिलाकर 3 त्रिका 9, तो जो विभवांतर आएगा वो 3 वोल्ट का आएगा। PQ के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा कितने आएगा, 3 वोल्ट का है। देखिए 2019 में पूछा था, तो आपने KVL ला लगाया और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समांतर क्रम में विभव समान होता है उस कॉन्सेप्ट से लगाया, इससे भी लगाते हैं तभी भी 3 ही वोल्ट आता। ठीक है, आगे बढ़ रहे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की क्या करिए, गणना कीजिए। हो सकता है प्रश्न दिखाई ना दे रहा हो तो आप थोड़ा सा रुक करके जूम करके प्रश्नों को देख लीजिएगा। ये देखिए ये प्रश्न है और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना करना है। प्रत्येक शाखा में हमें क्या करना है, बहने वाली धारा की गणना करना। मतलब कि शाखा का मतलब ये है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ही देखिए, मैंने कहा कि मान लिया जाए यहाँ पर कितना धारा चला, I1 धारा चल रहा है। I1 आया यहाँ इस C बिंदु तक पहुंचा, I2 धारा आया वो कहाँ से पहुंचा C, और दोनों मिल करके इस I3 धारा में बदल जाते हैं। तो आपने संधि नियम पढ़ा था, C बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धारा कौन है I1 I2 है, और जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी मैंने KVL लाया किस C बिंदु पर, क्या बाय KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ है ना। अर्थात I3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये I1 प्लस I2, I3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ठीक, इसको लिखने से क्या होगा, दो ही समीकरण बनेंगे, दो अज्ञात रहेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धारा की गणना कीजिए। तो इस धाराओं को गणना के लिए करने के लिए हम लोग I3 को छोड़ते हैं, अभी समझते हैं I1 I2 यहाँ चल रहा है। तो अब हम यहाँ लूप ले लेते हैं, फर्स्ट लूप और फर्स्ट लूप,
सॉल्व करते समय हम लिखेंगे बाई 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 केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट लूप के लिए लेते हैं, फर्स्ट लूप के लिए, फर्स्ट लूप में हम लोग लगाएंगे सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई लगाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ। देखिए यहाँ पर जो धारा वही हमारे हमारे लूप की दिशा है, इसलिए यहाँ पर जो धारा और विभव का जो गुणा आएगा वो I1 आएगा, धारा और प्रतिरोध का। अगले पर धारा और प्रतिरोध का गुणा देखिए क्या है, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई करेगा किसमें, 2 में, और ये यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, इसलिए जो ई होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए I1 प्लस आई, देखिए यहाँ पर 2I1, तो दो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3I1 प्लस 2I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं इस दिन पर, इस वाले सर्किट में, इस वाले में भी उसी तरह से लेंगे और इसको सेकेंड लूप समझेंगे, सेकेंड लूप। और सेकेंड लूप में सबसे पहले बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकेंड लूप, सेकेंड लूप, सेकेंड लूप में चलिए खोजते हैं सिग्मा भी, भी को खोजें तो पहला रेजिस्टेंस 2 ओम मिला, और इसके साथ धारा कितनी मिली, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 मिला। ये जरूरी नहीं कि जो उसमें यूज होगा इसमें नहीं होगा, ये बंद, इस बंद पास में ये इसमें भी काम कर रहा है, उसमें भी काम कर रहा है, जहां जहां काम करेगा वहां वहां उसको लेंगे। ठीक, और लेकिन हमारी जो धारा इधर जा रही है, लूप भी इसके विपरीत है, इसलिए इसको किस में लेंगे, माइनस में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहाँ देखिए धारा के विपरीत दिशा में यहाँ पर जो आएगा कितना, I2 तो मल्टीप्लाई करेगा, I2 जो होगा एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वोल्टेज I2 बनाएगा, लेकिन धारा गुणे प्रतिरोध से वोल्टेज I2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि धारा और ये क्या है, विपरीत दिशा में। अब यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस सब जगह देखिए क्या माइनस में है, तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2I1 प्लस यहाँ 2 और ये मिला दे तो 3I2 इक्वल टू कितना हो गया, 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमने कहा इस समीकरण में से किसी एक को विलुप्त कर दीजिए, तो चलिए I2 को विलोपन करने के लिए यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का गुणा करा देते हैं। तो I2 का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में हम 3 का और समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करा देते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करते समय अब गुणा कराते हैं, गुणा करा के देखते हैं, रखते हैं वैल्यू और रख करके चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कितना, 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ 3 का गुणा, 3 3 का 9I1 और यहाँ 6I2 और यहाँ पर गुणा होगा 3 दूना 6, यहाँ देखिए गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4I1 अब प्लस यहाँ गुणा कराएंगे 6I2 बराबर कितना, यहाँ पर 2 1 का 2, सब्सट्रैक्ट करना है तो प्लस चिन्ह को माइनस में और माइनस चिन्ह को प्लस में, माइनस 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 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, अब ये कैंसिल आउट हो गया, I2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है 9 4 13, कितना है 9 4 13, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 5I1 प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, तो I1 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, I1 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, यहाँ पर देखेंगे तो 4 उधर 5 4/5 एम्पियर, 4/5 एम्पियर मिल गया, 4/5 एम्पियर। और क्या पूछा है, I1 की वैल्यू तो हो ही गई, तो ये पहली धारा निकल गई। अब हमको I2 की वैल्यू चाहिए, तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए किसी में रख दे रहे हैं, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, इसमें हम लोग I1 की वैल्यू रख देते हैं, तो 3 4 3 12, कितना हो जाएगा 12/5 इक्वल प्लस 2I2 इक्वल टू 2, तो 2I2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गया 2 माइनस 12/5, और यहाँ पर माइनस में हो गया 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा माइनस, है ना 10 इसमें से जाएगा, माइनस 2/5 कितना 2I2 का मान 2 2 से कट गया, तो I2 इक्वल टू हो गया -1/5, -1/5 एम्पियर। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चे, -1/5 ये बता रहा है जो हमने धारा की दिशा माना, I2 की वैल्यू जो माना गया वो उसके विपरीत है, जो I2 की वैल्यू माना गया उसकी क्या है, विपरीत है। तो I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया, समझ में आया। हम लोग I1 को भी कैलकुलेट कर लिए और I2 को भी कैलकुलेट कर लिए, दोनों समीकरणों से।
अब हमें I3 की वैल्यू चाहिए। I3 को आपने कहा I1 प्लस I2 की क्या होगा, इक्वल होगा। अगर I1 प्लस I2 की अगर ये इक्वल है तो हम लोग I3 की वैल्यू भी बता देते हैं, I1 प्लस I2। और I1 की वैल्यू देखिए कितना था, 4/5 में से घटेगा कितना, 1/5। 1/5 जब घट जाएगा तो ये कितना आएगा, 3/5 एम्पियर। 3/5 एम्पियर, ये किसकी वैल्यू हो गई, I3 की। किसकी वैल्यू निकाल दी आपने, I3 की। तो समझ में आया बच्चे, हमने क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से केवीएल लॉ और केसीएल लॉ लगाया। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको केवीएल लॉ केसीएल लॉ इस लेक्चर के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पर पकड़ बना लेंगे, समझ बना लेंगे, तो बहुत चर्चाएं होती रही किरचॉफ लॉ, तो घबराने की जरूरत नहीं। जितनी मैंने बातें बताया उसको खूब बढ़िया से अच्छे से समझ करके आप क्वेश्चनों पर अप्लाई करिए। 2 एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर केवीएल लॉ केसीएल लॉ समझ में आ जाएगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसी तरह से निरंतर मेरे वीडियो को देखने के लिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और हम अनंत शुभकामनाओं के साथ आगामी परीक्षा में आप 90 प्लस कैसे स्कोर करेंगे, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि आपको 90 प्लस स्कोर कैसे करना है। पर आपको सबसे पहले जो भी सीरीज चल रही है, जिस तरह से मैंने आपको मेहनत करके क्वेश्चनों का कलेक्शन करके आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन सारा बनाया है, उसको जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।